जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा ऑप सेंटर पे उस पे अपन 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है आईएमएफ और इंडिया, दूसरा है इजराइल स्टैंडिंग अलोन और तीसरा है इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये तीनों ही टॉपिक ये वाले हफ्ते के बहुत ही प्राइम टॉपिक थे। और सबसे पहले आईएमएफ और इंडिया का जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको ये चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में है तो एक ही कंट्री जो अभी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है वो इंडिया है। इसमें मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो भी बनाया था कि जब प्राइम मिनिस्टर एससीओ समिट के लिए गए थे, रशियन ऑयल का काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था अपन को, जब ट्रम्प बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तब के टाइम पे क्या हुआ था कि एक इनने जीएसटी कट भी दिया था। और अपन ये कोई इकोनॉमिक्स का चैनल नहीं है। इसमें अपन जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जियो इकोनॉमिक्स मतलब कि जो पॉलिटिकल कैश फ्लो है पूरी दुनिया में, वो कैसे काम करता है। तो उसमें एक जो अपने ऊपर टैरिफ का जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ऊपर टैरिफ मारा था, तो उसका जो शॉक आया था उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जीएसटी कट एक अच्छा जो टूल था वो इनने मोदी गवर्नमेंट ने यूज किया था। तो इसमें यही है कि जो अभी प्रोजेक्शन आया है वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। और आईएमएफ ऐसा भी नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंडिया के फेवर में नंबर्स दे रही है। ये इधर पे आप देख सकते हैं कि 2024 में 6.5% का था और अभी 6.6% पे किया है। अगर आप ये पूरी लिस्ट भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया का आपको दिखेगा कि जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा है, जैसे 2% से 4%। बाकी कोई भी कंट्री नहीं है, एक आध और कंट्री कोई होगी कि उसका ग्रोथ रेट बढ़ाया गया है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ये है जहाँ पर अभी ग्रोथ काफी अच्छी इन्वेस्टर्स को भी दिख रही है। और हमारा भी यही एनालिसिस है। अब इसमें ये है कि ये ग्रोथ आ कैसे रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें कुछ ऐसी भी ग्रोथ नहीं आई है अपने यहाँ की बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में यही चीज़ है कि कुछ-कुछ जो सेक्टर्स मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। बाकी जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, वो अभी बढ़ेगा क्योंकि अभी पर्सनल इनकम टैक्स कट भी दिया हुआ है। और जो अभी रिसेंट जीएसटी कट आया है वो भी अभी मोदी मोदी गवर्नमेंट ने दिया था। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी कुछ-कुछ सेक्टर में अच्छे चल रहे हैं। जो गवर्नमेंट केपेक्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, पर उसका भी एक टिपिंग पॉइंट होता है। जैसे-जैसे फिस्कल डेफिसिट सरकार अपना जितना कर्जा लिया है उनने वो कम करती जाएगी, तो फिस्कल डेफिसिट भी कम होएगा, तो कहीं कहीं से आपको और कहीं से ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी। तो ग्रोथ कहाँ से लेके आ रही है सरकार? पहले तो जीएसटी कट दिया जिससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दूसरा जो माइनिंग सेक्टर है उसको ओपन अप किया काफ़ी इनने। फिर जो स्पेस सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कि इसरो ₹1 भी नहीं कमाता था 2014 के पहले। अभी आप देखेंगे कि इसरो ने अच्छा खासा 134 मिलियन का प्रॉफिट भी किया है पिछले 10 साल में। बता रहे जो अपॉर्च्युनिटी आने वाले टाइम में वो $40 बिलियन तक जा सकती है 2047 तक। फिर डिफेंस सेक्टर है, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। पहले अगर आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो रहते थे उनको इनने कमर्शियलाइज़ किया, जो बेकार यूनिट्स थी उनको मर्ज किया। और अभी डिफेंस में भी आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स थी ये लॉस मेकिंग थी, अब एफिशिएंसी बढ़ गई है। और इस साल तो मेरे ख्याल से 2022 से 2026 तक उनने प्रॉफिट भी किया है। बाकी आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया में डिफेंस वाले सेक्टर में काफ़ी अच्छा है। शिपिंग में इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि शिपिंग में जो पूरा मैरीटाइम सेक्टर है उसको कैसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इवन जो कमर्शियल सेक्टर है और जो इंडियन नेवी है और जो मर्चेंट नेवी, तीनों को इनका जो पूरा स्टैक है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है। जो जो भी शिप्स रहती थी, उसमें क्या होता था कि पहले अपन शिप्स जो है, उसका जो पूरा सेक्टर है, शिपिंग सेक्टर, वो कोरिया और चाइना ने पूरा टेक ओवर कर लिया। पहले यूएसए में बनती थी, यूरोप में बनती थी, फिर वो कोरिया और चाइना में आ गया है। अब आत्मनिर्भर भारत के अंडर जैसे अपन ने माइनिंग की बात करी, स्पेस और डिफेंस की बात करी, वैसे शिपिंग में भी जो भी अपनी शिप्स रहेगी वो अब इंडिया में ही बनेगी। ये धीरे-धीरे करके होगा, ऐसा नहीं है कि कल ऑर्डर दिया और आज हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है, पर जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी इसमें सेंसिबल लग रहे हैं। फिर इंफ्रा में तो स्पेंड हो ही रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर जैसे अगर आप सोलार देखेंगे, विंड देखेंगे, अभी न्यूक्लियर सेक्टर पे ये बात चल रही है, शायद 2026 का जो बजट आएगा उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पे भी इन लोगों ने प्रोजेक्शंस काफ़ी अच्छे दिए हैं। अगर कुछ हो पाएगी, अगर जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो अगर हर स्टेट के पास अगर 2-2 ऐसे प्लांट रहें, तो वो काफ़ी आपका जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल पे वो कम हो सकता है। तो ये चीज़ थी कि जो आईएमएफ है उसने क्यों ग्रोथ रेट इंडिया के बढ़ा है, उसका मैंने आपको इधर रीज़न दिया है। कुछ-कुछ अभी भी चैलेंजेज़ हैं कि जॉब्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उस पे गवर्नमेंट को ज़रूर काम करना चाहिए। ये अपना पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ये था कि इज़राइल स्टैंडिंग अलोन। अब ये आप जैसे मैं भी देख लेंगे कि ये सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है।
जॉर्डन है, इधर पे आप देखेंगे इजिप्ट है, सब सब जगह से घिरा हुआ है इज़राइल। पर ये ऐसा क्या करती है इज़राइल जो अभी भी अकेले टिकी हुई है और अकेले खड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज के एलाइज तो रहती हैं, अपने भी थे रशिया, इवन अभी भी है। पर जब अपन 1971 वॉर जब थी अपनी, तो यूएस यूके पाकिस्तान की मदद करने आया था, अपना रशिया आया था। पर उनका भी एक एक्सटेंट रहता है कि अगर जैसे B2 बॉम्बर्स यूज किए थे, तो वो ईरान की टेरिटरी में यूएस ने किए थे, वेपन्स प्रोवाइड कर दिए। पर तब भी इतनी सारी कंट्रीज को एक साथ लड़ना, वो एक सभी कंट्रीज के लिए लेसन होना चाहिए। इसमें कुछ अपन को ऐसे रिलीजियस एंगल में मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ, पर ये है कि इवन जॉर्डन को भी सीखना चाहिए कि इसराइल इतना पावरफुल कैसा है, या फिर सीरिया को भी सीखना चाहिए। तो अपन इसमें थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला था, तो जो इधर आपको दिख रहा है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, इनने अटैक कर दिया था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि यूएन ने जो प्रपोज किया था कि कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड पैलेस्टीनियंस को मिलेगा, कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड जो जूइश है उनको मिलेगा। तो उनको वो उनने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर उनने इसराइल पर अटैक कर दिया था। तो यही वाली वॉर थी, सबसे पहली वॉर, जिसमें ये 5 कंट्रीज़ है, ये अकेले इज़राइल पे इनने अटैक किया था, और फिर ये वाला वॉर भी इज़राइल जीत गया था। फिर दूसरा जो था वो 6 डे वॉर था, इसमें भी इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने अटैक किया था। इसमें भी 6 दिन में इज़राइल ने इन सारी कंट्रीज़ को हरा दिया था। इनको आउटसाइड सपोर्ट भी था। और इज़राइल ने क्या हुआ था ये 6 डे वॉर में, कि जो साइनाई डेज़र्ट है, वेस्ट बैंक के गोलान हाइट्स से, इस ये कैप्चर कर लिया था। जो अपनी टेरिटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी। फिर यॉम किपुर वॉर हुआ था, गोल्डा मीर करके बहुत फेमस इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, वो इसी टाइम पे थी। उसमें इजिप्ट और सीरिया ने अटैक किया था, क्योंकि इसका थोड़ा हैंगओवर था। जैसे आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान वॉर हारी थी, उसके बाद उनको हमेशा हैंगओवर रहती थी, वो बार-बार इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करते। सेम चीज़ इधर भी हुई थी। तो इजिप्ट और सीरिया ने, कि जो हमसे इनने टेरिटरी ली थी, हमें वो वापस कैप्चर करनी है। तो यॉम किपुर वॉर में ये हुआ था। इस टाइम पे ऑयल शॉक का भी काफ़ी चल रहा था। तो अ अगर आपको याद होगा 1970s, अर्ली 70s की बात है, 71 72 की, ऑयल शॉक का एक पीरियड चल रहा था। तो उसमें भी यही हुआ था कि जो भी इस्लामिक कंट्रीज थी, उनके पास काफी ऑयल है, तो उनने मना कर दिया था जो भी इसराइल को सपोर्ट करेगा, हम उसको ऑयल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये तीसरी वॉर थी बहुत बड़ी। ऐसे तो इसमें 20-25 वॉर्स हुई होंगी, छोटी छोटी स्कर्मिशेस भी है, पर अपन मेजर मेजर वॉर्स की बात कर रहे हैं। फिर लेबनान वॉर हुई थी 2006 में। इसमें हिजबुल्ला ने अटैक किया था। फिर जो भी लेटेस्ट है इजराइल हमास वॉर, इसमें भी हमास और हिजबुल्ला, इनने दोनों ने अटैक किया था। पर इसमें एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1948 से लेके इवन 2000s तक इन लोग ने कन्वेंशनल, जो भी इस्लामिक नेशंस थे, इनने कन्वेंशनल तरीके से सोचा कि हम इसराइल पे अटैक करेंगे। जैसे इजिप्ट की आर्मी करती थी, सीरियन आर्मी करती थी, जॉर्डन करती थी, लेबनान करती थी, इवन सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट रहता था, है ना। पर इसमें क्या हुआ कि ये लोग इसराइल को हरा नहीं पा रहे थे। फिर इनने प्रॉक्सी वॉर चालू करी कि हिजबुल्ला हो गया, हुतीज हो गए यमन में, हमास हो गया, इनने इनको फंड करना चालू किया। पर उसके बाद भी ये कंट्री इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप कन्वेंशनली आप इन पे अटैक करो या चाहे ना करो, या आप प्रॉक्सी वॉर खेलो, ये कंट्री हमेशा जीतती है। तो इसका रीजन ये है कि जो इनकी मेंटालिटी है, कि इसराइल की जो मेंटालिटी है वो काफी तगड़ी है। अगर आप अपने नेशन की बॉर्डर्स कैसे प्रोटेक्ट करना है, बहुत इनकी जो कम्युनिटी है, जूइश कम्युनिटी, वो कुछ, उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ ही है। अगर आप देखेंगे कि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, मीडिया सेक्टर अगर जो यूरोप में है और यूएस में, उसमें काफ़ी अच्छी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस में रहते हैं, तो इनको पता है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है। तो ये चीज़, ऐसा नहीं है कि वो जूइश है, ये कोई इस्लामिक कंट्री है, उसको भी सीखना चाहिए कि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पहले पहले आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान, उनको बिल्कुल सीखना चाहिए कि इज़राइल कैसे ऐसे खड़ा रहता है। फिर इंडिया 2014 के बाद सेम इज़राइल का जो स्टांस रहता है, वैसे ही इंडिया ने भी थोड़ा-थोड़ा चालू किया है कि हम भी थोड़ा एग्रेसिव होके, अगर कोई भी हम पे अटैक करेगा, तो हम उस पे ज़रूर अटैक करने की कोशिश करेंगे। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करती है इज़राइल पर, वो अभी अपन लोगों ने उतना स्टार्ट नहीं किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले साल में, 10-15 सालों में, इंडिया भी शायद कुछ प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए डीप इनसाइड पाकिस्तान जाएगी। फिर ये तो इज़राइल की बात थी। फिर इनकी एक बहुत फ़ेमस प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनने, उनका ये मेरे को कोट बहुत पसंद है कि डोंट बी हम्बल, यू आर नॉट दैट ग्रेट। तो इसका मतलब यही है कि आप अगर ऐसे दिखा दें कि हम बहुत हम्बल लोग हैं, हम पहले अटैक नहीं करते हैं, हम ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं,
तो फिर वो आपकी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि इधर कोई सिमेट्री नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे बन के रह जाएँगे, तो सामने वाला भी अच्छे बन के रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको प्रिएम्प्टिव चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक से लेके आपको प्रिएम्प्टिव कोवर्ट ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे क्योंकि क्या होता है कि इसमें एसिमेट्री इतनी ज़्यादा आपको ये लग रही है कि चाइना और पाकिस्तान ऐसे ही बैठा रहेगा और वो आपको आप उनके साथ शांति बनाए रखेंगे तो वो भी बना के रखेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत एक बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है ये। तो ये चीज़ थी कि इज़राइल के जो अप्रोच है, वो काफ़ी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हैं और इनको पता है कि अपनी नेशन की बाउंड्री कैसे प्रोटेक्ट करनी है। ये एक्सपेंशन से भी दूर नहीं हटते हैं। अपने यहाँ बहुत बात होती है कि अखंड भारत की अपने यहाँ बहुत बात होती है। पर ये है कि अपने यहाँ वो अभी मेंटालिटी नहीं है इवन जनरल पब्लिक की भी कि हाँ, हमें और टेरिटरी गेन करनी है जो टेरिटरी अपनी थी पहले। इवन आप कोई सी भी कंट्री उठा लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, वो भी एक्सपेंशन के लिए जाता है। यूएस है, उसको ऑप्शन मिलेगा तो वो भी एक्सपेंशन के लिए जाएगा। कोई भी कंट्री होती है वो इसी चीज़ के लिए आता है। तो ये ज़रूर अगर किसी को सुपर पावर बनना है तो ये वाली एक जो क्वालिटी है इज़राइल की ये सबको ज़रूर सीखनी चाहिए। फिर जो आखिरी टॉपिक रहेगा आज का उसमें अपन बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की। तो इंटरनल सिक्योरिटी में मैं अब ये डिस्कस नहीं करूँगा कि 2014 के पहले कैसे थी। पर मेरा ये मानना है कि जब से अमित शाह आए थे 2019 में होम मिनिस्टर बने थे, तब से मेरे को लगता है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट की गई है। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं तो अपन उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो यूएपी है, सबको पता ही है। एनआईए का जो अमेंडमेंट्स हुए थे एक्ट में 2019 में, ये इनने दूसरा काम किया है। फिर तीसरा जो आर्टिकल 370 है वो हटाया, सीएए लेके आए थे 2019 में, जो एक्ट फिर 2024 में पास हुआ। एफसीआरए में जो रेगुलेशंस थी कि कोई भी एनजीओ इधर कुछ भी आके करती थी, उस पे इनने थोड़ा टाइटन किया है। फिर नक्सलिज़्म पता ही है आपको, कल भी महाराष्ट्र में बहुत बड़े नक्सलाइट लीडर थे, उनने सरेंडर किया है। तो नक्सलिज़्म भी कुछ 200 डिस्ट्रिक्ट से लेके अब कुछ सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बची हुई हैं। फिर पीएफआई पे बैन किया था। फिर इनने एनफोर्समेंट इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ाई है ईडी और पीएमएलए के अंडर। फिर यूज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, सेंट्रल एजेंसीज़ एंड प्रोसिक्यूशन। तो इसमें यही है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है कि एनफोर्समेंट इंटेंसिटी जो थी, इनने नए ऑफिसेज़ खोले एनआईए के, ईडी के और फिर जो इंटेंसिटी थी उसको बहुत टाइटन किया और एक्सपेंशन जो स्पेशल कोर्ट्स का है वो बहुत मेन चीज़ है क्योंकि प्रोसिक्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कोऑर्डिनेशन विद एफएटीएफ स्टाइल मेजर्स, इसमें क्या था कि जो आपकी टेरर फाइनेंसिंग है उसमें इंडिया में तो जो ठीक है आप जो मेजर्स लेते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, पर जो एफएटीएफ है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको भी मैच करने की कोशिश की गई है। फिर ये वाली मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का ये मैंने इसलिए उठाया था जो टॉपिक था क्योंकि जो अयोध्या है उधर पे एनएसजी का एक सेंटर बना रहे हैं, नया सेंटर रहेगा वो, तो शायद मेरे ख्याल से 6 सेंटर हैं एनएसजी के, उसमें से अब एक अयोध्या में भी रहेगा। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें अब ये है कि अपने यहाँ राइट विंग गवर्नमेंट है, तो चैलेंजेस काफ़ी बढ़ते हैं कि अटैक ज़्यादा होते हैं इंडिया पे, इंटरनली इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। तो फिर लोगों को लगता है कि फार्म प्रोटेस्ट कैसे हो गया, अभी जो लद्दाख में हुआ कैसे हुआ, पर लोग कभी भी ये नहीं देखते हैं कि कितने प्रिवेंट हुए हैं। तो ये चीज़ लोगों को भी सोचनी चाहिए कि जिस इंटेंसिटी से अपने इंटरनली इंटरनली और एक्सटर्नली अटैक हो रहा है अपनी कंट्री पे, उस हिसाब से पहले से रायट्स हो गए, कम्युनल रायट्स हो गए, जो सीआईए है, आईएसआई है और जो एमएसएस है चाइना की, ये लोग पूरे टाइम ही नॉर्थ ईस्ट में हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, नक्सलिज़्म हो गया, ये बहुत सारे थ्रेट्स हैं। तो इनसे बचना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये सब स्टेप्स लिए हैं, आने वाले 5-6 साल में आपको और दिखेगा इन सब स्टेप्स का कि हाँ, कैसे अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और टाइट होते जा रही है। आपको कुछ भी क्वेश्चन्स हो, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर जो हमारा टेक है कि जो डेड इकोनॉमी का आया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी और फिर राहुल गांधी जी ने भी बोला था, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड है। तो इसमें मैं तो यही बोलूँगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया अभी डेड इकोनॉमी है। जैसे आप देख सकते हैं कि $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में आई है। आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हब्स बन रहे हैं। इवन आज hyundai ने भी बोल दिया है कि 35,000 करोड़ की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर कोई डेड इकोनॉमी होती तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट्स आती है क्या? अगर आपको दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जिस पेस में होना चाहिए उस पेस में नहीं हो रहा है, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। फिर इनविंसिबल इज़राइल, ये हमारा दूसरा टेक था कि व्हाट शुड वी लर्न? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं रहना है, आपको नेशनल सिक्योरिटी को फर्स्ट रखना है और जो इज़राइल की अप्रोच है, उसको अपन इंडियन वे में अगर कैसे अडॉप्ट कर पाएँ, वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी।
तीसरी चीज़ है कि इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स इस सिंस 2014। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि 2014 से 19 के बीच में उतना कुछ इंटरनल सिक्योरिटी पे काम नहीं हुआ था। इनने डिमोनेटाइजेशन किया था टेरर फाइनेंसिंग कम करने के लिए। जीएसटी लेके आए थे कि फॉर्मलाइज होगी इकोनॉमी तो जो भी ऊपर नीचे फाइनेंसिंग होती है उसको रोक पाए। पर जो मेन चीज़ थी कि 2019 जब होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। शायद अगले 10 साल में अपन को और इंटरनल सिक्योरिटी को अभी जो रिफॉर्म्स हुए उसका अपन को शायद फल जो मिलेगा अगले 10 साल में मिल सकता है। तो ये हमारा टेक था। आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।